इवन इफ़ यू आर बोर्न इन कनाडा, तो क्या आपको ऐसा फील होता है आगे जाके कि अच्छा यू आर नॉट पार्ट ऑफ देम या आप कुछ अलग हो? वो मिल के आपको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि ये जगह आपके लिए ठीक नहीं है, स्पेशली Okay. फॉर अ वुमन ऑफ कलर। सबसे पहले हर एक को गोरा रंग चाहिए, हर कोई गोरे रंग की क्रीमें इस्तेमाल करता है, गोरी बीवी चाहिए, गोरा बच्चा चाहिए, हर चीज़ गोरी चाहिए। इससे ज़्यादा रेसिज्म क्या होगा? अगर हाँ। कोई देसी है तो वो बस कॉल सेंटर में काम Call कर center सकते में। हैं। मेरी तो जो पहली बॉस थी मेरी ऑर्गेनाइजेशन में वो हिंदू थी, क्योंकि आपकी रसाई जो है वो उन डिस्कशंस तक या उन टेबल्स और उन कॉन्फ्रेंस बोर्ड रूम्स तक नहीं है जहाँ पर उन सब की है। पाकिस्तानीज़ यहाँ से कनाडा जाते हैं, उनको वहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी कितना एक वेलकम करती है? पाकिस्तानी कम्युनिटी एक दूसरे को सक्सेस में इतनी हेल्प नहीं करती, बल्कि जैसे जिस तरह का बिहेवियर यहाँ ऑब्जर्व करते हैं, जैसे हम अक्सर कहते हैं जड़ें काटना। कौन से ऐसे लीडरशिप स्किल्स हैं जो आपको लगता है कि आप में हैं, और कौन से ऐसे हैं जो आपने विद टाइम आपकी पर्सनालिटी इवॉल्व हुई है और आप इस पॉइंट तक आई हैं कि आप ये सब कुछ कर सकें? मैं एक प्रोग्राम चलाती हूँ जिसका बजट है $1 बिलियन सालाना। लीडर वो है जो उनके रास्ते के पत्थर हटाए, उनके रोड ब्लॉक्स दूर करे और उनको तेज भागने दे। जब आप ट्रेडमिल पे भागते हैं तो आपकी नज़र सिर्फ उसके सामने उसकी स्क्रीन पे होती है। जब आप पार्क में भागते हैं तो आपकी नज़र दूर होती है। तो लीडरशिप में और नॉन लीडर में भी यही फ़र्क है। लीडर्स पार्क में भागते हैं। मैं हमेशा जो है वो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं करती। मुझे ये लगा कि अगर मैं इस कंपनी में जाऊंगी तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ, मैं भी वहाँ पहुँच सकती हूँ। एक चीज़ जो कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है वो है फायर विद इन, और वो फायर अगर आपके अंदर नहीं है तो आपके लिए बहुत मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि हर चीज़ आपको मुश्किल लगी। तो आई थिंक वो दिमाग का कीड़ा जो है वो साथ ही गया था। मेरी ज़िंदगी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ़िलॉसफी है कि एवरी डे व्हेन आई वेक अप, मैं इस चीज़ के साथ सुबह उठती हूँ कि आई एम गोइंग टू मेक दिस डे द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। देखें जी, मैं इस पे बात नहीं करूँगी क्योंकि मैं नहीं बिलीव करती कि पिंक लड़कियों के लिए और ब्लू लड़कियों के लिए है। आपने ये इस तरह से बात क्यों की? आज हमने पहली दफ़ा अपनी महफ़िल में किसी मेहमान को दावत दी है, और हमारी पहली ऐसी महफ़िल के लिए मिस शाज़िया सुबहानी से बेहतर कोई भी नहीं हो सकती थी। ये टेलिस की वाइस प्रेसिडेंट हैं कनाडा में, जो कि $1 बिलियन कंपनी है, और ये पाकिस्तान के एक बहुत छोटे से टाउन में पैदा हुई, लेकिन इन्होंने कनाडा जाकर वहाँ पर अपने आप को प्रूव किया और बेतहाशा अवार्ड्स जीते कनाडा में, जिसमें 2022 में इन्होंने ग्लोबल मेल की तरफ से बेस्ट एग्जीक्यूटिव अवार्ड जीता। उसके बाद इन्होंने विमेंस इन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी लीडर्स अवार्ड 2023 जीता। उसके बाद फिर इनको टॉप 100 मोस्ट पावरफुल विमेन ऑफ कनाडा का अवार्ड भी मिल चुका है। हमने अक्सर सुना है कि गूगल के सीईओ इंडिया से हैं और फ़लाने सीईओ फ़लाने मुल्क से हैं, लेकिन ये हमारे पाकिस्तान से हैं, जिन्होंने वेस्ट में जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और आज ये हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मलिक साहब की महफ़िल। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक मलिक साहब, आपके क्या हाल हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम वेरी ऑनर्ड टू हैव यू एज़ अ गेस्ट ऑन आवर शो टुडे। ये हमारी पहली महफ़िल है, और हम हमेशा ये चाहते थे कि हमारी जो पहली महफ़िल हो उसमें एक बहुत ही ख़ास गेस्ट को हम बुलाएँ। तो बहुत खुशी हुई आप यहाँ पर आईं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए टाइम निकाला और मुझे यहाँ इनवाइट किया। सो मिस शाज़िया, मैं बातों को घुमाने के बजाय आई विल नॉट बीट अराउंड द बुश, आई विल कम स्ट्रेट टू द पॉइंट कि हमें यहाँ पर पाकिस्तान में बैठकर लगता है कि यहाँ से जो भी पाकिस्तानीज़ बाहर जाते हैं, वो जाकर टैक्सीज़ चलाते हैं, ब्लू कॉलर जॉब्स करते हैं। दुबई वालों को फिर भी थोड़ी बहुत बेहतर जॉब्स मिल जाती हैं, बट कैसे आपने फ्रॉम पाकिस्तान एज़ अ न्यू इमिग्रेंट टू कनाडा, आप वाइस प्रेसिडेंट ऑफ टेलिस की पोज़ीशन पर पहुँची? हाउ वाज़ योर जर्नी? हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा मलिक साहब कि हमारा जो पाकिस्तान के इमिग्रेंट्स का स्टीरियोटाइप है वो यही है कि या लोग टैक्सी चला रहे हैं या दूसरी लेबर की जॉब्स कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर सक्सेस का एक फार्मूला है। देखें, ये ऐसे ही है कि जब आपको कोई अपने घर बुलाता है तो आपने उसके घर जाके सबसे पहले ऑब्ज़र्व करना है कि उसका घर का माहौल कैसा है, और फिर आपने उस तरह से एक्ट करना शुरू करना है। वो स्टेप 1 होता है।
तो अगर आप उसको बड़े स्केल पर देखें कि जब पाकिस्तानी मूव करते हैं, चाहे वो इंग्लैंड जाएं, अमेरिका जाएं या कनाडा जाएं, पहली चीज़ होती है टू लर्न द कल्चर। पहले उसको अगर लोग सही से समझ लें तो वही एक सक्सेस का आगाज़ होता है। दूसरी प्रॉब्लम जो इमिग्रेंट्स को आती है वो ये आती है कि हमारी डिग्रीज़ और हमारी तालीम और सारा एक्सपीरियंस जो होता है वो किसी एक और मुल्क का होता है, और जो कनाडा की ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो कनाडा का एक कॉरपोरेट वर्किंग कल्चर है, उनको अंदाज़ा नहीं होता कि जो हमारा एक्सपीरियंस है वो वैलिड है या नहीं है, क्योंकि वहाँ पर काम बहुत फ़र्क तरह से होता है, पाकिस्तान में एक और तरह से काम होता है। उनका ट्रस्ट नहीं है एजुकेशन सिस्टम पे अपने मुल्क से बाहर। तो एक ये सब चीज़ें जो हैं ये एक बहुत बड़ी रुकावट बनती है। तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो पाकिस्तान में भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है सक्सेस का, वो है नेटवर्किंग। वहाँ बाहर भी आपको आगे बढ़ने के लिए आपको कनेक्शंस चाहिए। आपको चाहिए कि आप उन लोगों के साथ इन टच में हों जिनको पता है कि कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही हैं, और जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आप वहाँ पर भी ऐसे कनेक्शंस बनाएं कि लोग आपको खुद आकर पूछें कि जी इस तरह से एक नई अपॉर्चुनिटी है, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। तो आई थिंक कि वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जब इमिग्रेंट्स वहाँ पहुँच के कुछ महीनों में टाइम स्पेंड करें, उसको रिसर्च करें, लोगों से पूछें और उसके बाद डिटर्मिन करें कि उन्होंने कौन सा पाथ चुनना है अपनी सक्सेस के लिए, क्योंकि हर कोई एक जैसे पाथ पे नहीं जाता। कुछ लोग नौकरी करते हैं, कुछ लोग बहुत सक्सेसफुली बिजनेस करते हैं। तो अपना पाथ डिटर्मिन करना शुरू में, आफ्टर दैट रिसर्च, इज़ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टूवर्ड्स इट। ठीक है, मैं आपकी नेटवर्किंग वाले अभी पॉइंट पर आता हूँ, लेकिन पहले पाथ की आपने बात की, तो आप ये टेलीकॉम साइड, टेक्नोलॉजी साइड, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने आपके करियर को इस तरह से शेप किया कि आप टेक्नोलॉजी वाली साइड पे जाएँ? हाँ देखिए जी, जब मैं पाकिस्तान में भी थी तो आई वॉज कॉल्ड अ रेबल। मैं हमेशा फ़र्क चीज़ें करना चाहती थी। मुझे हमेशा इंटरेस्ट उस चीज़ में होता था कि आपको पता है हमारे माशरे में कैसे स्टीरियोटाइप्स हैं। एक आदमी के लिए स्टीरियोटाइप है, लड़कों के लिए स्टीरियोटाइप है, और एक औरतों और लड़कियों के लिए स्टीरियोटाइप है। मुझे हमेशा से क्यूरियोसिटी थी कि जो चीज़ें मेरे भाई, कज़न, चचा, मामू कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकती, या मुझे उस चीज़ की इजाज़त क्यों नहीं है। तो आई थिंक वो दिमाग का कीड़ा जो है वो साथ ही गया था। तो कनाडा में, अमेरिका में आप अगर देखें तो अभी भी लड़कियां या औरतें टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत कम हैं, और ख़ास तौर पे वो लड़कियां जिनकी एजुकेशन टेक्नोलॉजी में नहीं है। जैसे जो मेरी जॉब है वो हेविली टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग बेस्ड है, और लोग हमेशा मेरे से पूछते हैं कि आपकी किस चीज़ में इंजीनियरिंग की डिग्री है, और मैं उन्हें हंस कर बताती हूँ कि जी मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है, लेकिन मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि आई वर्क विद हंड्रेड्स ऑफ इंजीनियर्स जो मेरी टीम में काम करते हैं। तो आगे बढ़ के हम जब लीडरशिप पे बात करेंगे तो मैं उस पे भी आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे आपको कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट करनी होती हैं। तो आई थिंक मेरा जो इंटरेस्ट था वो ये था कि मैं कोई ऐसी चीज़ करना चाहती हूँ जो एक आम सा पाथ ना हो, जो एक फ़र्क सा पाथ हो, जिसमें चैलेंजेस फ़र्क हों, और अगर मैं उसमें सक्सेस क्रिएट कर सकूं तो आई विल बी पेविंग द पाथ फॉर सो मैनी अदर गर्ल्स एंड वेमेन। नहीं, डेफिनेटली यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर मैनी गर्ल्स, आई एम श्योर, स्पेशली इन पाकिस्तान। और इस पॉडकास्ट के बाद तो बहुत सारी लड़कियां आपको देखेंगी कि किस तरीके से आपने पाकिस्तान में जाकर कनाडा में, वो कहते हैं अपना लोहा मनवाया, तो वो चीज़ की। तो आपने टेक्नोलॉजी की, इसमें आपको चैलेंजेस भी आए जैसे आप बता रही हैं, तो ये किस तरह के ऐसे चैलेंजेस थे मेनली जो आपने टेक्नोलॉजी की फील्ड में, जो कि एक मेल डोमिनेटेड फील्ड है, वहाँ पर जाकर फेस किया? बिल्कुल। सबसे पहले ये कि जब मैं कनाडा मूव हुई तो आई मूव देयर विद अ ड्रीम, एंड आई मूव देयर विद दिस थॉट कि यहाँ पर वेस्टर्न सोसाइटी में औरतें और लड़कियाँ जो करना चाहें वो कर सकती हैं। सो विच इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू। जैसे हमारे पास पाकिस्तान में औरतों के लिए स्टीरियोटाइप्स हैं, वेस्ट में भी औरतों के लिए स्टीरियोटाइप्स हैं। बस ये कि वो स्टीरियोटाइप्स डिफरेंट हैं, लेकिन वहाँ पर भी स्टीरियोटाइप्स हैं। तो जैसे आप लड़कियाँ या औरतें वहाँ पर अगर ऐसे फील्ड में जाना चाहें जो मेल डोमिनेटेड है,
तो उन्हें 2 तरह के बिहेवियर्स फेस करने पड़ते हैं। Okay. एक द बिहेवियर ऑफ डिस्करेजमेंट, जिसमें सब लोग आपको मिल के, बिकॉज इट्स एन ओल्ड बॉयज़ क्लब, वो मिल के आपको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि ये जगह आपके लिए ठीक नहीं है, स्पेशली फॉर अ वुमन ऑफ कलर। क्योंकि आप जैसे देखें, हमारे जैसे इमिग्रेंट स्पेशली जो इस दुनिया के पार्ट से वहाँ मूव होते हैं, तो हम बहुत ईजिली वी कैन बी स्पॉटेड वेरी ईजिली, क्योंकि हम वी लुक डिफरेंट, वी टॉक डिफरेंट, वी कंडक्ट आवरसेल्व्स डिफरेंटली। तो उस सिचुएशन में ये एहसास दिलाया जाता है कि मे बी आप उस ग्रुप से बिलोंग करते हैं जो आपके जैसे हैं। सेकेंड बिहेवियर जो ये होता है कि आपको पेट्रोनाइज किया जाता है, कि जब आप ऐसी मेल डोमिनेटिंग फील्ड में जाते हैं तो आपको ये एहसास दिलाया जाता है कि हम आपकी मदद करेंगे, बजाय इसके कि आपको इनकरेज किया जाए कि नहीं, आप हर चीज़ अपने बलबूते पे करें क्योंकि आप में पोटेंशियल है। ठीक है, तो आई थिंक वो 2 जो चैलेंजेस हैं वो वहाँ पर काफ़ी प्रोमिनेंट हैं। आई थिंक आई वॉज़ वेरी लकी, क्योंकि मुझे हमेशा बहुत अच्छे स्पॉन्सर्स मिले, बहुत अच्छे कोच मिले। क्योंकि एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जब आप किसी ऐसी फील्ड में जाते हैं जहाँ पर मोस्ट पीपल सिटिंग एट द टेबल आर मेन, तो एक्चुअली आपको उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी रसाई जो है वो उन डिस्कशंस तक या उन टेबल्स और उन कॉन्फ्रेंस बोर्ड रूम्स तक नहीं है जहाँ पर उन सब की है। तो आपको एक्चुअली एक मेल स्पॉन्सर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उसमें। और ये है कि हम लेटर ऑन थोड़ा सा स्पॉन्सरशिप पे भी बात करेंगे, बिकॉज स्पॉन्सरशिप भी एक वन वे रिलेशनशिप नहीं है। तो उसको भी क्रिएट करने के लिए, जैसे मैंने नेटवर्किंग पे बात की, तो स्पॉन्सरशिप इज़ पार्ट ऑफ दैट नेटवर्किंग। तो आप कैसे स्पॉन्सर्स ढूंढें कि जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ बताएं और आपको इनकरेज करें कि आप अपना पोटेंशियल शो कर सकें। अभी आप जिस पोजीशन पे काम कर रही हैं वहाँ पर लीडरशिप स्किल्स एट द पीक हों, तभी आप चीज़ें शायद बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हैं। तो कौन से ऐसे लीडरशिप स्किल्स हैं जो आपको लगता है कि आप में हैं, और कौन से ऐसे हैं जो आपने विद टाइम आपकी पर्सनालिटी इवॉल्व हुई है और आप इस पॉइंट तक आई हैं कि आप ये सब कुछ कर सकें? देखिए जी, मेरा यकीन तो इस चीज़ में है कि लीडरशिप इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स, राइट। लीडरशिप किसी टाइटल का नाम नहीं है। आपके साथ टाइटल ना भी लगा हो तो यू कैन एक्ट लाइक अ लीडर। देखिए, मेरी ज़िंदगी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी है कि एवरी डे व्हेन आई वेक अप, मैं इस चीज़ के साथ सुबह उठती हूँ कि आई एम गोइंग टू मेक दिस डे द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। जैसे जब मैं कनाडा मूव हुई तो मैंने सबसे पहले फ़ैसला ये किया कि मैं यूनिवर्सिटी में जाऊंगी और मैं आगे तालीम हासिल वहाँ करूँगी। तो वहाँ पर मैंने MBA के लिए एडमिशन लिया और MBA अपना स्टार्ट किया। समर की छुट्टियों में मैंने एक कॉल सेंटर में काम की, एक बैंक के एक कॉल सेंटर में मैंने काम किया। अब वहाँ पर मेरी जो कॉम्पनसेशन थी वो सेल्स बेस्ड थी। जैसे मैं आउटबाउंड कॉलिंग करती थी लोगों को क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए। लेकिन उस जॉब में भी मेरा अपना तहैया ये था कि आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट सेल्स एजेंट ऑन द फ्लोर। और मैं चाहती थी कि मुझे देखा जाए कि मैं किसी की मैनेजर नहीं थी, लेकिन मैं चाहती थी कि लोग मेरे से इस तरह से डील करें जैसे मैं उनकी मैनेजर हूँ। और वो आप कैसे कर सकते हैं? तो जो पहली लीडरशिप क्वालिटी है, मैंने आपको जो इतनी कहानी सुनाई उसका मकसद ये था कि पहली लीडरशिप क्वालिटी ये है कि आप हाउ डू यू बिकम एन इनेबलर। आप दूसरों को कैसे मदद करेंगे ताकि उनकी सक्सेस क्रिएट हो सके। क्योंकि जब आप दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं तो लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं और लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये एक फंडामेंटल चीज़ है। दूसरी जो फंडामेंटल चीज़ है, मैं अक्सर लोगों को मिसाल देती हूँ कि देखें, जब आप फिटनेस के लिए भागते हैं तो आप ट्रेडमिल पे भी भाग सकते हैं और आप एक पार्क में भी भाग सकते हैं। जब आप ट्रेडमिल पे भागते हैं तो आपकी नज़र सिर्फ उसके सामने उसकी स्क्रीन पे होती है। जब आप पार्क में भागते हैं तो आपकी नज़र दूर होती है।
तो लीडरशिप में और नॉन लीडर में भी यही फ़र्क है। लीडर्स पार्क में भागते हैं। उसका मतलब ये है कि लीडर्स हमेशा 5 साल 10 साल आगे का सोचते हैं और उसके लिए अभी से कदम उठाना शुरू करते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लीडर टू बी अ विजनरी। तो आपको क्या लगता है, लीडर्स आर बॉर्न या लीडर्स आप इवेंचुअली जो है ग्रेजुअली जो है आप अपने स्किल्स पॉलिश करके बन सकते हो? You can learn anything in life. देखें जी, 50% is what you're born with, 50% is what you can polish yourself to. तो कुछ क्वालिटीज़ आप पैदा होते हैं उन चीज़ों के साथ, लेकिन ट्रेनिंग से, कोचिंग से, एजुकेशन से आप सीख सकते हैं। आप कुछ भी सीख सकते हैं। एक ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है अपने आप को इवॉल्व करने के लिए, पॉलिश करने के लिए, वो है पैशन। अगर आप में किसी चीज़ का पैशन नहीं है तो आपको उसमें सक्सेस नहीं मिल सकती। तो एक चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि ऑलवेज़ फॉलो योर पैशन। जो भी आप फैसला लें अपने करियर के लिए, अपने लाइफ जर्नी के लिए, इफ़ इट्स गाइडेड बाय योर पैशन, आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप यू फोर्स योर सेल्फ इन टू डूइंग समथिंग क्योंकि वो बाकी सब लोग कर रहे हैं और उसमें वो बहुत सक्सेसफुल हैं, लेकिन अगर आप अंदर से कन्विंस नहीं हैं तो आपको उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। एक चीज़ जो कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है वो है फायर विद इन। और वो फायर अगर आपके अंदर नहीं है तो आपके लिए बहुत मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि हर चीज़ आपको मुश्किल लगेगी। नई चीज़ सीखना, नेटवर्किंग करना, विजन क्रिएट करना, आपको हर चीज़ मुश्किल लगेगी। तो लीडर्स के लिए टू बी एन एनेबलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, विजन होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है रिजल्ट्स। क्योंकि आप जिस भी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं या चाहे आप अपने बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप अपनी विजन को नहीं कन्वर्ट कर सकते इन आउटकम्स एंड रिजल्ट्स तो वो किसी काम की नहीं। तो इसलिए हैव अ ड्रीम एंड देन मेक दैट ड्रीम कम ट्रू। तो इसलिए इम्प्लीमेंटेशन अलोंग विद योर विजनरी थिंकिंग, जब वो दोनों चीज़ों को आप कपल करते हैं, दैट्स व्हाट क्रिएट्स अ वेरी पावरफुल लीडर। एक तो मुझे ये बताएं कि आपके स्टार्ट से ही लीडरशिप स्टाइल जो है वो सेम ही रहा फ्रॉम योर स्टार्ट टिल नाउ, या वो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व करता गया? और क्या कोई इस तरह के इंस्टेंसेस थे जहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हुई और जिसकी वजह से आपको लगा और नहीं, अब मैं एक स्पेसिफिक पोजीशन पे आ गई हूँ तो यहाँ पर मुझे अलग तरीके से अब लीडरशिप कंडक्ट करनी चाहिए, या और इज़ इट द सेम? देखें, एवोल्यूशन के बगैर तो सक्सेस पॉसिबल नहीं है। अगर आपका एक लीडरशिप स्टाइल है और आप एक लेवल पे काम कर रहे हैं, अगर आप उस लीडरशिप स्टाइल को इवॉल्व और इन्हेंस नहीं करेंगे, आप अगले लेवल पे जा ही नहीं सकते। और मेरी रेसिपी ये है कि जब आपने नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो जिस लेवल पे अभी आप हैं, यू हैव टू स्टार्ट बिहेविंग लाइक द नेक्स्ट लेवल। तो आपको वो लीडरशिप क्वालिटीज़ और वो लीडरशिप एट्रीब्यूट्स जो हैं वो इसी लेवल पे अपने इन्हांस करने हैं ताकि आप फिर अगले लेवल पे जा सकें। और जैसे जैसे आपका एक्सपोजर बढ़ता है, जैसे जैसे आपकी ट्रेनिंग बढ़ती है, कोचिंग बढ़ती है, आपका लीडरशिप स्टाइल बदल जाता है। और आपको अपना लीडरशिप स्टाइल हमेशा बदलना पड़ता है बेस्ड ऑन हु यू आर डीलिंग विद। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं कंपनी में, आप ज़्यादा मैच्योर और एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं। वो लोग नहीं चाहते कि आप उन्हें बताएं कि काम किस तरह से करना है। वो लोग चाहते हैं कि आप उनके लिए गोल्स सेट करें, या वो लोग ये चाहते हैं कि आप उनके लिए स्ट्रैटेजी सेट करें, उनको रिसोर्सेज दें जो उनको ज़रूरत हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हों, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हों, टेक्निकल रिसोर्सेज हों। आप उनको रिसोर्सेज दें और आप उनको एक स्ट्रैटेजी और विजन दें, और फिर आप उनको उनका पोटेंशियल रियलाइज़ करने दें। क्योंकि नहीं तो आप क्रिएटिविटी को बिल्कुल भी फॉस्टर नहीं करते। क्योंकि अगर आप सबको बताते जाएं कि भाई ये ऐसे करो, तो फिर सिर्फ आप अपनी इंटेलिजेंस पे और अपनी क्रिएटिविटी पे बेस्ड हैं। जब आप दूसरे लोगों को अलाउ करते हैं कि वो अपनी ओपिनियन दें, अपनी राय दें, तो यू एक्चुअली स्टार्ट टैपिंग इनटू कलेक्टिव जीनियस। और जो कलेक्टिव जीनियस है, दैट्स ऑलवेज सुपीरियर देन एन इंडिविजुअल जीनियस। तो आई थिंक आपको अपना स्टाइल उस तरह से इवॉल्व करना पड़ता है आप जैसे जैसे ऊपर जाते हैं।
कि बेसिकली आप डिक्टेट नहीं कर रहे उन्हें, आप उन्हें सिर्फ़ एक पाथ दिखा रहे हैं और उनको बेसिकली आपने एक गोल अचीव करना है, बट लोगों को ऐसा नहीं लगता कि वो आपका गोल है, बल्कि वो लगता है कि उन्हीं का गोल है जिसकी तरफ वो बढ़ते जाते हैं। यू आर बैंग ऑन मलिक साहब, बिल्कुल यही। और इसी तरह से आप ऐसी टीम क्रिएट करते हैं जो आपके साथ काम करना चाहती है, बिकॉज उनको ये लगता है कि वो उनकी सक्सेस है और आप उनको एज देयर लीडर हेल्प कर रहे हैं टू बी मोर सक्सेसफुल। जिस तरह से, जैसे आपने कहा कि लीडर इज़ नॉट अ डिक्टेटर, लीडर इज़ अ कोच, लीडर इज़ अ सपोर्टर। लीडर वो है जो उनके रास्ते के पत्थर हटाए, उनके रोड ब्लॉक्स दूर करे और उनको तेज भागने दे, उनको इतना तो यू क्रिएट एन एनवायरनमेंट दैट अलाउज देम टू जंप एज हाई एज दे कैन एंड रन एज फास्ट एज दे कैन। और देखें जी, अगर आप इस तरह से एक इकोसिस्टम क्रिएट कर देते हैं तो आपकी अपनी ज़िंदगी भी बहुत आसान है क्योंकि बिल्कुल। आपने अपने इर्द लोगों को इस तरह से एम्पावर किया है और इस तरह से कोच और सपोर्ट किया है कि वो सारे खुशी खुशी आपकी सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें बहुत सारे मुश्किल टाइम्स भी आते होंगे, बहुत सारे टफ़ डिसीजंस लेने पड़ते होंगे, प्रेशर होता होगा बहुत ज़्यादा, तो किस तरह से प्रेशर को हैंडल करती हैं? हाँ जी, देखें, जैसे जैसे आप ज़्यादा ऊपर जाते हैं, दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक कि आप कलैबोरेशन कैसे करें बाकी लोगों से अपने इर्द गिर्द, और दूसरा आप स्ट्रेस कैसे मैनेज करें। क्योंकि जैसे देखें जी, मैं एक प्रोग्राम चलाती हूँ जिसका बजट है $1 बिलियन सालाना। अब उसमें आपने उसको अचीव चीज़, एफिशिएंसीज भी अचीव करनी है, आउटकम्स भी अचीव करने हैं, टाइम पे डिलीवरी भी करनी है, और आप हज़ारों लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं। तो उसमें डेली स्ट्रेस नहीं है, उसमें आवरली स्ट्रेस होता है। ठीक है। और स्ट्रेस मैनेज करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो आपका अपना इमोशनल कंट्रोल, कि आप किस तरह से इमोशंस शो कर रहे हैं पब्लिकली, क्योंकि आपकी टीम आपको ऑब्जर्व कर रही है। जब आप एक लीडर हैं तो यू आर सिटिंग ऑन अ पेडेस्टल। तो जब आप पेडेस्टल पे बैठे हैं तो आप ऊंचे बैठे हैं और हर कोई आपको देख रहा है। तो जिस तरह से आप अपने आप को कंडक्ट करेंगे, आप अपनी टीम के लिए वो मोरल सेट कर रहे हैं। Exactly. तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले तो कि आप अपने इमोशंस किस तरह से डिस्प्ले करते हैं। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी बाउंड्रीज कैसे डिफाइन करते हैं। क्योंकि मैंने आपसे पहले बात की कि वेस्ट में भी बहुत स्टीरियोटाइप है, फीमेल के लिए एक है, मेल के लिए एक है। तो बाज़ औक़ात बहुत ऐसे भी होता है कि मीटिंग्स में या नेगोशिएशंस में, ख़ास तौर पे आप एक फ़ीमेल लीडर हैं, तो लोग आपको दबाने की उस तरह से भी कोशिश करेंगे। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है दोनों के लिए, मेल फीमेल लीडर के लिए, बाउंड्रीज सेट करना एंड देन कॉल पीपल अपॉन अगर वो कुछ चीज़ ठीक नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने बहुत दफ़ा मीटिंग के बाद लोगों को 1-on-1 फ़ोन करके बोला कि भाई आपने ये इस तरह से बात क्यों की, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मैं जानना चाहती हूँ कि आपका मकसद क्या था। राइट। तो इस तरह से आपको अपनी बाउंड्रीज भी सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ का कैसे ख्याल रख रहे हैं और आप पर्सनली स्ट्रेस कैसे मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि स्ट्रेस के सिर्फ मेंटल इम्पैक्ट्स नहीं होते, फिज़िकल इम्पैक्ट्स भी होते हैं। बिकॉज़ ये आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, ये आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, स्ट्रेस आपका शुगर लेवल बढ़ाता है। तो इसके फिज़िकल इम्पैक्ट्स भी होते हैं और ऑफ कोर्स आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत इसके सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स होते हैं। और हर इंसान का एक अपना फॉर्मूला है स्ट्रेस मैनेज करने का। कुछ लोग वर्कआउट करके स्ट्रेस मैनेज करते हैं। जैसे मेरी रूटीन है कि जैसे ही मैं अपना दिन का काम ख़त्म करती हूँ, चाहे वो शाम के 5 हों या रात के 9 बजे हों, मेरे लिए उसके बाद 1 घंटा बहुत ज़रूरी है वर्कआउट करना। उसके लिए मैंने अपना घर में एक जिम बनाया है ताकि मैं कोई एक्सक्यूज़ ना इस्तेमाल करूँ। काम ख़त्म किया और आपने वर्कआउट किया, जो आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत हेल्प करता है। कुछ लोग म्यूज़िक सुनते हैं, कुछ लोग किताबें पढ़ते हैं। फ़नी चीज़ ये है कि मेरा एक और स्ट्रेस रिलीज़ है कपड़े इस्त्री करना।
ओके। कपड़े इस्त्री करने से मुझे बहुत अपना स्ट्रेस मैनेज करने में हेल्प ओके। मिलता है, बिकॉज इट्स एन इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन. आपने एक रिंकल्ड कपड़ा रखा, इस्त्री किया, तो इमीडिएट अकॉम्प्लिशमेंट है. तो आई थिंक हर बंदे को पर्सनली अपना ढूंढना है कि उसका ट्रिगर क्या है स्ट्रेस का, और बिल्कुल क्या ऐसे। चीज़ें जो हैं उसको स्ट्रेस मैनेज करने में हेल्प करती हैं. तो आपकी तो इतनी ज़्यादा बिज़ी रूटीन होती है, जबकि ख़वातीन के लिए तो उनके घर में बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों के, ख़ावंद के, वैसे ओवरऑल घर के, तो कैसे आप अपनी वर्क लाइफ़ और पर्सनल लाइफ़ में बैलेंस कैसे करती हैं? हम्म देखिए जी, देयर इज़ नो वर्क लाइफ बैलेंस, दैट्स अ मिथ. ओके, सबसे पहली तो ये बात है, ठीक है. ठीक है। आप वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो एक हफ्ते, एक महीने या एक साल में अचीव नहीं कर सकते. ओके, आप वर्क लाइफ बैलेंस अचीव कर सकते हैं ओवर अ स्पैन ऑफ योर लाइफ. ओके, आपको अपनी ज़िंदगी ऐसे प्लान और ईयर्स ऐसे कार्व आउट करने होते हैं कि ये वाले जो 10 या 5 ईयर्स हैं, ये मेरा फोकस ये रहेगा. ठीक है. जैसे जब मेरा बेटा छोटा था तो मेरा फोकस जो था उसकी अपब्रिंगिंग थी, और मेरा फोकस जो था उसकी नर्चरिंग थी. जैसे जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उस वक़्त फोकस जो था मेरा वो करियर पे हो गया. उसका मतलब ये नहीं होता कि अब आप घर पे तवज्जो नहीं दे रहे. उसका मतलब ये होता है कि आपने चीज़ें किस तरह से प्रायोरिटाइज़ करनी है. तो इस तरह से तो मेरा यकीन ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस आप एक महीने, एक दिन या एक हफ्ते में नहीं अचीव कर सकते, लेकिन हाँ, आप पूरी अपनी ज़िंदगी के एक स्पैन के ऊपर आप बैलेंस अचीव कर लेते हैं. मैं जिस कॉन्सेप्ट में बिलीव करती हूँ, आई कॉल इट वर्क लाइफ इंटीग्रेशन. ओके, कि आप किस तरह से एक ये क्रिएट करें कि आप बैरियर्स हटा दें कि जो आपको ट्रेड ऑफ के लिए मजबूर करें. जैसे मैंने बहुत दफ़ा अपने बेटे की गेम में बैठ के तो वहाँ से कॉल्स ली हैं अपने काम की. तो ये वर्क लाइफ इंटीग्रेशन है. जैसे अभी तो हम सब को ये फैसिलिटी मौजूद है कि आप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू जहाँ पर भी बैठे हों वहाँ से काम कर सकते हैं. तो आप किस तरह से उसे मिक्स करें कि कभी आप घर से काम कर रहे हैं या कभी दफ्तर से काम कर रहे हैं. तो मैं कहूँगी कि मेकिंग यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव अ बैलेंस. लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एक सपोर्टिव और कलैबोरेटिव पार्टनर की बहुत ज़रूरत है. क्योंकि जो घर है वो मियाँ और बीवी दोनों मिलकर चलाते हैं. तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है कि जब मैं फोकस कर रही होती हूँ, मेरे काम में ट्रैवल बहुत ज़्यादा है और हमेशा से रहा है, तो मेरे हस्बैंड ने कभी ऐसा काम नहीं लिया जिसके लिए उनको ट्रैवल करना पड़े, ताकि वो जो हैं वो फिर घर पर रहें जब मैं ट्रैवल कर रही हूँ. जब ख़ासतौर पे जब हमारा बेटा छोटा था, अब तो वो टीनेजर है, अब तो वो हमारी शक्ल भी मुश्किल से देखना चाहता है लेकिन जब वो उसको हमारी ज़्यादा ज़रूरत थी तो हमने इस तरह से मैनेज किया. ओके। सो बेसिकली आपने वर्क और पर्सनल लाइफ़ के बैलेंस से ज़्यादा ज़रूरी हस्बैंड एंड वाइफ़ के दरमियान बैलेंस होना भी है, कि अगर वो दोनों चीज़ों को बैलेंस कर लें, तो अगर एक का वर्क और पर्सनल लाइफ बैलेंस नहीं भी हो रहा, तो चीज़ें बैलेंस्ड रहती हैं ओवरऑल। बिल्कुल आपने सही कहा. और हस्बैंड एंड वाइफ लाइफ शेयर करते हैं, तो किसी भी एग्ज़ैक्टली, एक की लाइफ में बैलेंस आपस के बैलेंस के बगैर पॉसिबल ही नहीं है. पॉसिबल नहीं है। जी. बिल्कुल ठीक है। तो कनाडा के अंदर आपको क्या चीज़ सबसे अच्छी लगती है कनाडा में रहने के लिहाज से भी और काम करने के लिहाज से भी? क्योंकि आपने पाकिस्तान को भी देखा हुआ और कनाडा को भी, जो कि शायद दोनों डिफरेंट वर्ल्ड्स हैं। तो क्या चीज़ ऐसी है जो कनाडा में आपको बहुत बेहतर लगी? कनाडा की सबसे बड़ी खसूसियत है उधर के लोग. कनाडा जो है वो एक बहुत वेलकमिंग कंट्री है और एक बहुत वेलकमिंग कम्युनिटी है. वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वेरी हेल्पफुल, और एक बहुत अपनायत से इमिग्रेंट्स को वो अपनी सोसाइटी और कम्युनिटी में जो है वो अडॉप्ट करते हैं. ओके, दूसरी चीज़ ये है कि वो मुल्क एक सिस्टम के तहत चलता है. वहाँ पर जैसे आपको ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई जानने वाला हो तो आपका काम होगा या आपने सिफ़ारिशें कुछ नहीं या हैं। सिफारिश या रिश्वत की आपको वहाँ ज़रूरत नहीं है अपना टू गेट योर थिंग्स डन. आप अगर एक लाइन में लगे हुए हैं तो आपको पूरा ट्रस्ट है और कॉन्फिडेंस है कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ मेरी बारी वहाँ पर आ जाएगी. और वहाँ पर आपको एक सिस्टम बता दिया जाता है, जैसे एक मैन्युअल है.
और आप उस मैनुअल को पढ़ लेते हैं और कहते हैं अच्छा ये काम करने का ये तरीका है, तो मैं इस तरीके से काम अगर करूं तो एक प्रेडिक्टेबल आउटकम निकलता है उसका। तीसरी चीज़ जो बहुत अच्छी है, वहाँ पर हार्ड वर्क का एक रिवॉर्ड है। और आप किसी भी चीज़ में हार्ड वर्क करें, जैसे आप एक प्रोफेशनल करियर में जा रहे हैं या अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, अगर आप वहाँ पर हार्ड वर्क इन्वेस्ट करते हैं तो उसका हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। चौथी चीज़ जो बहुत अच्छी है, वहाँ पर वो कम्युनिटी बहुत सोल्यूशन ओरिएंटेड है और एक बैरियर्स इतने हाई नहीं हैं लोगों की सक्सेस के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर किसी के फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है लेकिन एक बच्चा आगे यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है, तो हुकूमत की तरफ से वहाँ पर स्टूडेंट लोन्स मुयस्सर है। अगर किसी की लाइफ में ट्रेजेडी हो जाती है और बच्चे अपने पेरेंट्स लूज़ कर देते हैं, एक फॉस्टर होम सिस्टम है जिसमें फिर बच्चों को एक अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करने का मौका मिलता है। गवर्नमेंट जो है वो आपके वेल बीइंग में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको एक सेट फार्मूला प्रोवाइड करते हैं सक्सेस का, और आउटकम्स बहुत प्रेडिक्टेबल हैं। आपको पता है कि अगर आप ये इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे तो आपको कैसा आउटकम मिलेगा। करप्शन बहुत लो है करप्शन वहाँ पर भी, लेकिन बहुत लो है और बहुत मैनेजेबल है। तो और करप्शन इज़ डिफाइंड डिफरेंटली एज वेल। तो इस वजह से कैसे डिफाइन करेंगी वहाँ की करप्शन को? मतलब यहाँ पे इसलिए क्योंकि हमारे इधर तो हर कोई पुलिस वाला हो, कोई भी बंदा हो, हर कोई रिश्वत ले रहा है और छोटे से बड़े लेवल, हर लेवल पे करप्शन है। तो वहाँ पर किस लेवल पर करप्शन है? बहुत देखें जी, पॉलिटिक्स तो दुनिया के जिस भी कोने में होगी उसमें थोड़ी बहुत करप्शन होगी, ठीक है। तो वहाँ पर आपको नज़र आती है बहुत थोड़ी करप्शन, लेकिन वो नज़र आती है। लेकिन जैसे आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप जिस चीज़ को सिफारिश कहते हैं, वहाँ बाहर के ममालिक में उसको नेटवर्किंग बोला जाता है कि आप अगर लोगों को जानते हैं तो वो सिफारिश नहीं होती, लेकिन यह है कि अगर आप एक तरह के लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन है तो आपको उसके थ्रू मालूमात हासिल हो रही हैं, मालूमात अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। और जैसे आपको जैसे सक्सेस चाहिए अगर आपके काम पे, तो आपको ज़रूरत है एलाइज़ की। ख़ास तौर पे जैसे आप बड़े रोल्स में जाते हैं तो आपको एलाइज़ की बहुत ज़रूरत है कि आप उनको अपना स्ट्रैटेजी का सेल्स पिच देते हैं और फिर आप एलाइज क्रिएट करते हैं कि जब आप बहुत पब्लिकली वो चीज़ लेकर जाएं तो आपको सपोर्टर्स चाहिए। तो आई थिंक उसको करप्शन नहीं बोलेंगे, लेकिन एक आपको जैसे एक रेसिपी है जिसका आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे यहाँ पर आप सिफारिश ढूंढते हैं, वहाँ पे आप नेटवर्क में इन्वेस्ट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लोग स्मार्ट वर्क ज़्यादा करते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाते हैं, क्योंकि एक अगर इंसान है जो कि सिर्फ हार्ड वर्क कर रहा है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट तक पहुंच जाएगा, बट दूसरा है जो कि नेटवर्किंग पे भी इन्वेस्ट कर रहा है, बाकी चीज़ों पे तो स्मार्टली काम कर रहा है, तो उसके चांसेस ज़्यादा सक्सेसफुल होने के काफ़ी ज़्यादा हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिकॉज हार्ड वर्क तो एक बेसिक चीज़ है जो होनी है, इट्स अ टेबल स्टेक। इसके बगैर तो सक्सेस पॉसिबल नहीं है। लेकिन हार्ड वर्क अलोन डज नॉट क्रिएट ह्यूज सक्सेस। उसके लिए आपको बाकी इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने होते हैं, जैसे आपका विजनरी होना बहुत ज़रूरी है, रिस्क टेकिंग का एलिमेंट आप में होना बहुत ज़रूरी है, नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है, एलाइशिप, स्पॉन्सरशिप, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, नेटवर्किंग से मुझे एक और भी चीज़ ज़हन में आई कि जो पाकिस्तानीज़ यहाँ से कनाडा जाते हैं उनको वहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी कितना एक वेलकम करती है और कितना ही वो इकट्ठे रहते हैं। जैसे हम अक्सर सुनते हैं कि इंडियंस या जो सिख कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा यूनाइटेड होकर रहते हैं इन कंपैरिजन टू पाकिस्तानीज़। तो आपका क्या इसमें, आपको क्या लगता है, पाकिस्तानीज़ आर आल्सो वेलकम्ड बाय देयर ओन कम्युनिटी और नॉट? आपने मलिक साहब जो कुछ सुना बिल्कुल ठीक सुना। पाकिस्तानीज़, देखें आप पाकिस्तानीज़ वहाँ पर जो हैं उनकी डिफरेंट एसोसिएशंस हैं, डिफरेंट क्लब्स हैं, आप वो
ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको एक बहुत वेलकमिंग सा माहौल भी मिलता है, आप वहाँ से दोस्त बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। और इम्पॉर्टेंट है जब आप किसी दूसरे मुल्क जाएं कि आप अपनी कम्युनिटी के साथ इन टच हों, आपके बच्चे वहाँ से वैल्यूज़ सीखते हैं, आपको अपनी ज़बान बोलने को मिलती है, अपना लिबास पहनने को मिलता है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो ये रहा है, बाकी लोगों का शायद डिफरेंट रहा हो, कि पाकिस्तानी कम्युनिटी एक दूसरे को सक्सेस में इतनी हेल्प नहीं करती। बल्कि जैसे हम जिस तरह का बिहेवियर यहाँ ऑब्जर्व करते हैं, जैसे हम अक्सर कहते हैं जड़ें काटना तो वैसा बिहेवियर हमें वहाँ पर भी एक्सपीरियंस करने को बिल्कुल ज़रूर मिलता है। बिल्कुल ठीक है। तो फिर अगर पाकिस्तानीज़ वहाँ पर जाएँ तो वो नेटवर्किंग शायद अच्छा, और जो बाकी सिख कम्युनिटीज़ हैं या बाकी कम्युनिटीज़ हैं, वो भी पाकिस्तानीज़ की हेल्प करती हैं वहाँ पर आगे बढ़ने के लिए, या वो अपनी कम्युनिटी को ही ज़्यादा देखती हैं? वो उनकी प्रेफरेंस अपनी कम्युनिटी पे है, लेकिन उनमें भी उन कम्युनिटीज़ में भी बहुत सिमिलर चैलेंजेस हैं जिनका मैं आपको बता रही हूँ कि वो भी जो एक क्लोज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होता है वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं। जब आप उसको थोड़ा सा ब्रॉडन करते हैं तो फिर वही वाले चैलेंजेस वहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। सिख कम्युनिटी, उनका कल्चर बहुत पंजाब से मिलता है, बहुत फ्रेंडली, बहुत वेलकमिंग, बहुत हेल्पफुल लोग हैं। हिंदू कम्युनिटी बहुत हेल्पफुल है। मेरी तो जो पहली बॉस थी मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, वो हिंदू थी और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत स्पॉन्सर किया, बहुत अच्छी तरह से कोच किया। हर तरह के लोग हर जगह हैं, अच्छे लोग भी हर कम्युनिटी में हैं और बुरे लोग भी हर कम्युनिटी में हैं। आपको स्मार्टली प्लान करना है कि आपको नेटवर्क किस तरह से करना है, और आपको और एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब आप एक नेटवर्क इन्वेस्ट करते हैं, आपको नेटवर्क को नर्चर भी करना बहुत ज़रूरी है। आपको लोगों को के रिलेशनशिप्स वैल्यू करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको डिफरेंट स्टेज पे लोग डिफरेंटली हेल्प करेंगे, तो आपको वो भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको अपने नेटवर्क को नर्चर करते रहना है। जिसने आपकी हेल्प की है, आपको उसको हेल्प बैक करना है। सो स्पीकिंग अबाउट द कम्युनिटीज़, जब यहाँ से पाकिस्तानीज़ कनाडा जाते हैं तो वो उनकी ख्वाहिश ये होती है कि वो डॉलर्स में कमाएं, लेकिन साथ साथ में उनके बच्चे उसी तरह से पाकिस्तानी रहें जो छोटे हैं, कल्चर भी उन्हें पाकिस्तानियों वाला आता हो, इस्लाम पे भी उसी तरह चलें। तो क्या इस तरह के एक्सपेक्टेशंस जो लोग रख के जाते हैं, क्या ये सही है? क्या वहाँ पर एक्चुअली में वहाँ पर होता है इस ऐसे कि आप के बच्चे भी मुसलमान और पाकिस्तानी रहें और आप पैसे भी डॉलर्स में कमाएं, या ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं? बिल्कुल हो सकता है। देखें, कुछ चीज़ें तो फंडामेंटल हैं। हमारा एक अपना मज़हब है, उसकी सर्टन रिक्वायरमेंट्स हैं, और वो तो आप जहाँ पर भी रहें, जो भी कर रहे हों, वो आपको फुलफ़िल करनी होती हैं। ठीक है, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है। तो और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी जो है वो सीखें, क्योंकि रिलीजन जो है वो आपका लाइफ का स्ट्रॉन्गेस्ट एंकर होता है। तो आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे भी उस एंकर से हट जाएं। और लेकिन उस दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप जिस सोसाइटी में हैं उसकी भी कुछ थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करके ही साथ लेके चलना होता है, क्योंकि आप बिल्कुल एक उसका पूरा वेस्टर्न भी नहीं अडॉप्ट कर सकते और अपने रिलीजन और ट्रेडिशंस और वैल्यूज़ को भी लेट गो नहीं पूरी तरह से नहीं कर सकते। तो ये है कि आपको एक बैलेंस लेके चलना होता है। और अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट रहें तो वो आई थिंक बच्चों के लिए इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि होता ये है कि आप बच्चों को वहाँ के ही स्कूल में भेज रहे हैं जहाँ पर वो इंटरेक्ट कर रहे हैं बाकी बच्चों से, और ज़्यादा बच्चे वो हैं जो वेस्टर्न सोसाइटी से आ रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सक्सेसफुल भी रहें और वो दोस्त भी बनाएं और वो जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ की बातें भी सीखें। तो इसलिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चों को दोनों एक्सपोजर्स दें, लेकिन एक बैलेंस के साथ दें। मैं आपको एक मज़े की अपने बेटे की बात बताती हूँ कि जब मेरा बेटा अभी तक आई थिंक बहुत रिसेंटली उसने रियलाइज़ किया है कि वो ब्राउन है। क्योंकि वो हमेशा अपने आप को, उसके जहन में डिस्टिंक्शन नहीं है उसमें और बाकी वहाँ के लोगों में, क्योंकि वो वहाँ का पला बड़ा है और वहाँ पे उसकी स्कूलिंग है और सब है। तो आप
चाहते हैं कि आपके बच्चे पूरी तरह से उसको अडॉप्ट करें सोसाइटी को, बजाय इसके कि आप चाहें कि आपका बच्चा प्लेग्राउंड में उधर दूर बैठा है और वो हसरत से बाकी सब बच्चों को खेलता हुआ देख रहा है। तो मैं ये कहूँगी कि एक बेहतर तरीका ये है कि आप एक बैलेंस क्रिएट करें। अपने रिलीजन के फंडामेंटल्स बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए, लेकिन आपको ये भी थोड़ा सा कंसिडर करना चाहिए कि किस चीज़ की एक्सेप्टेंस है, किस चीज़ की एक्सेप्टेंस नहीं है, और आप किस सोसाइटी में हैं, ताकि आप अपने बच्चों को सोसाइटी में इंटीग्रेट होने की इजाज़त दे सकें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी आपने बात की कि अभी भी आपके बेटे को पता चला कि वो ब्राउन है, तो क्या क्या मतलब कुछ ऐसी मेंटली ये चीज़, पता अच्छा चला। मेंटली ये पता चला, अच्छा। तो कुछ कनाडा, वैसे तो हम समझते हैं कि सबसे कम रेसिज़्म कनाडा में फेस करने को मिलता है, बट कितना ही का आपके एक्सपीरियंस में रेसिज़्म मिलता है कनाडा जैसी जगह पे? या आपको ऐसा लगता है इवन इफ यू आर बोर्न इन कनाडा, तो क्या आपको ऐसा फ़ील होता है आगे जाके कि अच्छा यू आर नॉट पार्ट ऑफ देम, या आप कुछ अलग हो? देखिए जी, रेसिज्म तो हर जगह है। पाकिस्तान में जितना रेसिज्म है उतना कहीं और नहीं है। आप देखें, पाकिस्तान में जब सबसे पहले हर एक को गोरा रंग चाहिए, हर कोई गोरे रंग की क्रीमें इस्तेमाल करता है, गोरी बीवी चाहिए, गोरा बच्चा चाहिए, हर चीज़ गोरी चाहिए। इससे ज़्यादा रेसिज्म क्या होगा? लेकिन बाहर कनाडा जैसे मुल्क में रेसिज्म बहुत कम है, बहुत कम है। मैं ये कहूँगी कि मैं वहाँ पे 20 साल से रह रही हूँ, मैंने पर्सनली रेसिज्म कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। है थोड़ा सा अंडरटोन है रेसिज्म का वहाँ पर, लेकिन देखें जी, दो चीज़ें होती हैं। एक ये है कि व्हेन यू आर लुकिंग फॉर समथिंग यू विल फाइंड इट, ठीक है। तो मैंने कभी रेसिज्म को उस तरह से ऑब्ज़र्व शायद इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा बिलीव है कि है नहीं वहाँ रेसिज्म, लेकिन ये है कि आई थिंक कोई थोड़ा सा अंडरटोन है। मैं आपको बताऊं कि रेसिज्म वहाँ सबसे ज़्यादा आपको अपनी ही कम्युनिटी से मिलेगा। आपसे एक बहुत किस्सा शेयर करूँगी कि जैसे मैं कभी अगर पब्लिक ट्रांजिट में जा रही हूँ या किसी ग्रोसरी स्टोर पे हूँ और वहाँ पर एक ब्राउन मेरे साथ ट्रैवलर है या ब्राउन काम कर रहा है या रही हैं टिल पे जहाँ पे मैं पे कर रही हूँ, तो वो बातें अगर शुरू हो गई तो वो हमेशा मैं सोचेंगे, अच्छा आप काम करती हैं? मैं कहूँगी हाँ जी काम करती हूँ। अच्छा कहाँ काम करती हैं? मैं कहूँगी मैं टेलस में काम करती हूँ। उनका सबसे पहला कमेंट होता है, अच्छा कॉल सेंटर में। इससे बड़ा रेसिज्म तो कोई है नहीं जी। तो इसलिए क्योंकि स्टीरियोटाइप है कि अगर कोई देसी है तो वो बस कॉल सेंटर में काम कर सकते हैं। तो रेसिज्म अंडरटोन है, और अगर कहीं बहुत विजिबल है तो वो हमारी अपनी कम्युनिटी से है। बिल्कुल ठीक है। जो फैमिलीज़ पाकिस्तान से कनाडा मूव करना चाह रही हैं या इमिग्रेशन प्रोसेस में हैं, उनको आप क्या एडवाइस करेंगी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए वो मेंटली प्रिपेयर होकर आएँ कनाडा? बिल्कुल। देखें जी, अपने मुल्क को छोड़ के जाना आसान नहीं है। एक मुल्क से दूसरे मुल्क जब आप मूव होते हैं, इट्स अ वेरी बिग डिसीजन। सो बी रेडी फॉर अ रफ राइड, राइट? क्योंकि ये द ट्रांजिशन इज़ नेवर ईजी, तो ट्रांजिशन में थोड़ी उनको तकलीफ़ होगी। दूसरा ये है कि रिसर्च करके जाएं, ठीक है। आप जितना रिसर्च करके जाएंगे उतने कम सरप्राइज्ड होंगे। अगर आपने कोई एक शहर पहले शॉर्ट लिस्ट किया है या एक इंडस्ट्री जिसमें आपने जाना है शॉर्ट लिस्ट की है, उस पर आप रिसर्च करें। स्टैटिस्टिक्स कनाडा बहुत अच्छा रिसर्च और एनालिसिस हर साल पब्लिश करता है, उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, वो पढ़ें ताकि पता हो कि इस वक्त मुल्क में क्या हो रहा है। तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बी फ्लेक्सिबल। क्योंकि जब आप यहाँ से जाते हैं और एक बहुत बड़ा जो आपको शॉक लगता है कि यहाँ आप बहुत एक अच्छी पोजीशन पर हैं और बहुत रिस्पेक्ट वाली और प्रेस्टीज वाली पोजीशन है, वहाँ आप मूव होते हैं एंड यू हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। तो वो एक ईगो को बड़ा धचका सा लगता है उससे। तो इसलिए मेंटली प्रिपेयर होके फ्लेक्सिबल होके जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा ये है, जब आप पाकिस्तान से कनाडा मूव होते हैं, यू आर एक्चुअली जस्ट एक्सचेंजिंग वन सेट ऑफ प्रॉब्लम विद अनदर सेट ऑफ प्रॉब्लम। वहाँ पे और तरह के इशू हैं, जैसे आपको घर का सारा काम खुद करना है आपको कोई हेल्प नहीं है, एंड इट्स अ बिग थिंग। यहाँ पर आप पाकिस्तान में आपको हेल्प मैसर होती है। वहाँ का वेदर बहुत
हार्श है। कनाडा में बहुत सर्दी होती है, बहुत बर्फ़ पड़ती है। ज़िंदगी जो है वो बहुत मसरूफ़ है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। काम के दिन बहुत लंबे होते हैं। शुरू में लोगों को 2-2 नौकरियां भी करनी पड़ती हैं। वहाँ आप ट्रैफिक में आपको बहुत टाइम लगता है, पब्लिक ट्रांजिट आप लेते हैं उसमें बहुत टाइम लगता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत फ़र्क हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर होकर आना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ जो बहुत हेल्प करती है, आते ही कोई क्लब या कोई एसोसिएशन ज्वाइन कर लें अगर, तो उससे आपके दोस्त भी बन जाते हैं, उससे आपको वहाँ के कल्चर के बारे में भी पता चलना शुरू हो जाता है। तो उस चीज़ के लिए वेट ना करें, फ़ौरन आते ही जैसे ही आपके काम कुछ ख़त्म हो 1-2 महीनों में आपके पास एक रिहाइश का बंदोबस्त हो जाए, तो अपने आप को इंटीग्रेट करने की कोशिश करें वहाँ सोसाइटी और कम्युनिटी के साथ। कनाडा में नॉर्मली जब लोग जाते हैं, मैं स्पेशली फीमेल्स के रिलेटेड ये पूछना चाहता हूँ कि जब वो वहाँ की वर्किंग एनवायरनमेंट में जाती हैं या फिर वहाँ की कल्चर में जाती हैं, क्या उनको रोड ब्लॉक्स बंदों से, आदमियों से ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं, या उनके लिए इट्स बेसिकली इक्वल फॉर बोथ ऑफ देम? मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई ज़्यादा रोड ब्लॉक्स फेस करने पड़ते हैं। एक्चुअली वो सोसाइटी जो है वो जेंडर डिवर्सिटी में बहुत बिलीव करती है, और एक्चुअली अभी तो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है जेंडर पैरिटी पे वहाँ पर। तो ऐसे जो हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ इस किस्म के रोड ब्लॉक्स औरतों को ख़ास तौर पे फेस करने पड़ते हैं। दोनों के लिए ही हैं, एंड इट्स पार्ट ऑफ द जर्नी, राइट? बिकॉज आप कहीं पर जा रहे हैं और आप एक नए सिरे से शुरू कर रहे हैं, तो दोनों को एक जैसे ही चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। बट जैसे आपने शुरू में बताया कि आपकी जो फील्ड है टेक्नोलॉजी की, वहाँ पर शायद बंदे ज़्यादा हैं और औरतें कम हैं, तो उसकी कोई स्पेसिफिक रीज़न है कि वो कम हैं, उनको प्रमोट किया नहीं जा रहा, या उनका अपना इंटरेस्ट नहीं है उस तरफ? मतलब वो क्यों उतना ज़्यादा जेंडर डाइवर्सिटी वहाँ क्यों नहीं है? अरे ये आपने क्या पूछ लिया, आपने तो मेरे पसंद का सवाल मेरे से पूछ लिया। देखें जी, इसके लिए तो आपको शुरू से देखना है कि जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जाने के लिए आपको स्टेम डिग्री चाहिए, राइट? तो आप शुरू सबसे पहले ये करें कि जो स्टेम ग्रेजुएट्स हैं उनका रेशो मेल फीमेल का क्या है, राइट? बिकॉज हर वक्त दुनिया के हर एस्पेक्ट का डिमांड सप्लाई का इक्वेशन है, ठीक है? तो आज से 10 साल पहले कनाडा में सिर्फ 17% स्टेम ग्रेजुएट्स वर फीमेल। तो अगर आपका सप्लाई ही सिर्फ 17% का आ रहा है, तो किस तरह से आपको पैरिटी उसमें मिलेगी? लेकिन कनाडा में बहुत काम हुआ है, एक्चुअली पूरे नॉर्थ अमेरिका में बहुत काम हुआ है जेंडर पैरिटी पे, स्पेशली इन स्टेम। तो इनकरेजिंग जो फिगर है वो ये है कि लास्ट ईयर 34%, लिटरली डबल ऑफ वेयर इट वॉज 10 years ago, 34% स्टेम ग्रेजुएट्स जो हैं वो फीमेल हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये तो स्टेप 1 हो गया। जो सेकंड स्टेप है, जब आप स्टेटिस्टिक्स पे देखते हैं तो सिर्फ 35% फीमेल स्टेम ग्रेजुएट्स अपनी फील्ड में काम कर रही हैं। तो आपने ग्रेजुएट तो कर लिया, लेकिन आप सिर्फ अपनी फील्ड में काम कर रही हैं, और उसमें से भी ऑलमोस्ट 50% वो जॉब्स जो हैं वो बाय द एज ऑफ 35 स्विच कर लेती हैं। तो इन दी एंड सिर्फ 25% जो ग्रेजुएट्स हैं वो अपनी फील्ड में फ़ीमेल रह जाती हैं। और उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि देखें, आप जिस वक्त किसी भी एक फील्ड में जाते हैं और आप जब आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप अपने जैसे लोग ढूंढ रहे होते हैं कि आपके जैसे लोगों ने वो सक्सेस अचीव की है या नहीं है। तो जब आपको अपने जैसे लोग वहाँ पे नहीं नज़र आते तो आप डिस्करेज हो जाते हैं। मैं आपके साथ अपना एक किस्सा शेयर करूँगी कि मैंने जब वहाँ पर MBA अपना ख़त्म किया, ग्रेजुएट किया, तो मेरे जॉब इंटरव्यूज़ चल रहे थे, और मैं कैलगरी में रहती हूँ जो ऑयल एंड गैस का हब है। तो बहुत मेरे ऑयल एंड गैस में इंटरव्यूज़ चल रहे थे, और फिर मुझे टेलस से, जो कि एक टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, वहाँ से भी इंटरव्यू कॉल आया। और मार्केट जो है बहुत अच्छी थी उस वक़्त, मैं फ़्रेश ग्रेजुएट थी, हर तरफ से जॉब ऑफ़र्स आ रहे थे। तो मैंने बजाय इसके कि मैं ऑयल एंड गैस से जॉब लेती, मैंने टेलस की जॉब एक्सेप्ट की। क्यों? उसकी वजह ये थी कि
जहाँ पर भी मैंने ऑयल एंड गैस में इंटरव्यू किया, आई वॉज इंटरव्यूड बाय वाइट बॉल्ड मैन। टेलस की टीम जिसने मुझे इंटरव्यू किया, वाहिद एक ऐसी टीम थी जिसमें एक इंडियन वीपी थी पैनल पे जिसने मुझे इंटरव्यू किया। मुझे ये लगा कि अगर मैं इस कंपनी में जाऊंगी तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ, मैं भी वहाँ पहुँच सकती हूँ। और बाकी जहाँ पे मुझे सब गोरों ने इंटरव्यू, आदमियों ने किया, मैंने कहा यहाँ पे इस पर तो मेरी जगह नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने जैसे लोग जो हैं वहाँ पर नज़र आएँ। तो आई थिंक एक ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आहिस्ता आहिस्ता इट्स बीइंग एड्रेस्ड। अब जो है वो आपको ज़्यादा फीमेल्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं टेक्नोलॉजी में, स्टेम में, और ज़्यादा पढ़ रही हैं फीमेल्स स्टेम डिग्रीज़ में। तो आई थिंक इन दोनों चीज़ों की वजह से जो है वो होपफुली आज से 10 से 15 साल में टेक्नोलॉजी की फील्ड जो है वो होपफुली नॉर्थ अमेरिका में और वेस्ट में जेंडर पैरिटी अचीव कर लेगी। सो बेसिकली अगर इस चीज़ के ऊपर काम किया जाए, सो इट्स नॉट अबाउट द जेंडर, कि वो भी फिगर अगर 17% से 34% पे आ गया है, सो इट मीन्स किसी भी फील्ड में और किसी भी सोसाइटी में अगर जेंडर डाइवर्सिटी के ऊपर काम किया जाए तो आप अचीव कर सकते हो ये गोल। बिल्कुल, लेकिन आपको उसको एड्रेस करना है, आपको यू हैव टू पुट राइट मेजर्स इन प्लेस, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली छू मंतर जादू से तो ठीक होगा नहीं। आपको उसके लिए एफर्ट करनी है। ठीक है, आपको जैसे मेरा अपना पर्सनल पैशन है जेंडर डिवर्सिटी इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मैं बहुत सारी नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करती हूँ इस मुद्दे पे। तो एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग बताऊंगी कि एक रिसर्च ने ये रिवील किया कि हाई स्कूल में लड़कियां जो हैं वो ग्रेड 10 के बाद हाई लेवल मैथ और फिज़िक्स के कोर्सेज ड्रॉप कर रही हैं। तो ये वजह है कि आगे वो स्टेम में क्यों नहीं जा सकती। तो फिर इस पे रिसर्च हुई कि वो ऐसे क्यों हो रहा है, कि वो ये क्यों ड्रॉप कर रही हैं। उससे पता ये चला कि लड़कियां बहुत कम वीडियो गेम्स खेलती हैं और उनको अर्ली एज पे वीडियो गेम्स से इतना एक्सपोजर नहीं मिलता, और लड़के ज़्यादा वीडियो गेम्स खेलते हैं तो उनका माइंड डेवलप होना शुरू हो जाता है ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा उसका जैसे कॉग्निटिव सॉल्यूशनिंग की तरफ, और लड़कियां क्योंकि नहीं एक्सपोजर मिल रहा तो वो नहीं खेल रही। फिर ये रिसर्च की गई कि वो क्यों नहीं खेल रही वीडियो गेम्स। तो उससे ये रिवील हुआ कि हर वीडियो गेम इज़ डिज़ाइंड फॉर मेल्स, और मेल ब्रेन और फीमेल ब्रेन दे वर्क वेरी डिफरेंटली। तो अगर आपको वो फीमेल ब्रेन के लिए आपने एक चीज़ डिज़ाइन नहीं की, वो लड़कियों को अपील नहीं करेगी, तो वो कैसे खेलेंगी। और उसका ये मतलब नहीं है कि सुनने वालों के लिए कि लड़कियों के लिए जो गेम्स हैं वो फैशन और मेकअप पे होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। लड़कियां जो हैं वो डिफरेंट तरह के चैलेंजेस जो हैं वो देखना चाहती हैं वीडियो गेम्स में। जैसे वीडियो गेम्स ग्राफिक्स हैं, शूटिंग पे हैं, लड़कियां खेलना चाहती हैं वो, लेकिन जैसे चैलेंजेस जो हैं वो डेवलप किए जाते हैं और प्रोग्राम किए जाते हैं, वो एक मेल ब्रेन के लिए किए जाते हैं। इवन कलर्स भी जो यूज़ करते हैं और सारा कुछ वो मेल्स को ज़्यादा टारगेट करके करते हैं। देखें जी, मैं इस पे बात नहीं करूँगी क्योंकि मैं नहीं बिलीव करती कि पिंक लड़कियों के लिए और ब्लू लड़कियों के लिए है। ओके। तो लेकिन ये है कि आपका ब्रेन बहुत एक डिफरेंटली काम करता है, राइट। सो ह्यूमन ब्रेन की फिजियोलॉजी ये है कि इट्स द लेफ्ट हेमस्फेयर और राइट हेमस्फेयर इज़ मोर कनेक्टेड देन अ मेल ब्रेन। तो इसलिए जो आदमी हैं वो क्विक डिसीजन मेकर होते हैं, लेकिन जो औरतें हैं वो इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकर्स होती हैं, बिकॉज वो डॉट्स बहुत से कनेक्ट कर सकती हैं। तो जब आपने वीडियो गेम्स में भी एक चैलेंज क्रिएट करना है तो आदमी उन चैलेंजेस में ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे जो उनको इमीडिएटली वो दे सकते हैं, जब इमीडिएट एक्शन लेना है। और औरतें या लड़कियां उन चैलेंजेस में ज़्यादा सक्सेसफुल होंगी जहाँ पे उनको थोड़ा सा सोचने का टाइम दिया जाएगा। तो आई थिंक तो फिर एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ मैं काम करती हूँ, हम एक्चुअली कमीशन कर रहे हैं कंपनी को to invest in creating video games that are specifically designed for young girls. तो बेसिकली पूरे सिस्टम को ही थोड़ा थोड़ा बेहतर होते होते एक इस तरह से बनाना पड़ेगा जिसमें दोनों जेंडर्स इक्वली जो है वो एडजस्ट कर सकें। बिल्कुल।
आपने शुरू में बात की थी स्पॉन्सरशिप की और स्पॉन्सर्स की, तो हु हैज़ बीन योर बिगेस्ट मेंटर इन योर करियर एज़ वेल एज़ इन योर लाइफ? देखिए, आपको अपने एक उसके सक्सेस के लिए, वेदर आपका बिजनेस में है अपने या प्रोफेशन में है, स्पॉन्सर्स और मेंटर्स और कोचेस सबकी बहुत ज़रूरत होती है। और वो आपकी ज़रूरत बदलती रहती है जैसे जैसे आप आगे अगले लेवल पे या आप आगे ऊपर जाते जाते हैं, क्योंकि आपको डिफरेंट एडवाइस की ज़रूरत होती है। पहले मैं प्रोफेशनली बात करूँगी। बहुत ज़रूरी है कि आपके अपनी कंपनी में एक दो मेंटर्स ज़रूर हों। जैसे मुझे अपना जो बिग ब्रेक मिला था वो मेरे स्पॉन्सर की वजह से मिला था, क्योंकि उनको बेहतर पता होता है कि इस वक्त कंपनी में क्या चल रहा है या क्या नहीं। लेकिन देखें जी, स्पॉन्सरशिप या मेंटरशिप जो है ये एक टू वे रिलेशनशिप है। अगर आपका स्पॉन्सर आपके लिए कुछ कर रहा है तो आपको भी अपने स्पॉन्सर के लिए कुछ करना है। जनरली आपके स्पॉन्सर्स आपसे हायर लेवल पे बैठे होते हैं तो आप सोचेंगे भाई मैं उनकी क्या मदद कर सकता हूँ, बट यू विल बी सरप्राइज्ड कि आप किस तरह से उनको सपोर्ट कर सकते हैं फॉर देम टू बी मोर सक्सेसफुल। तो बस ये जहन में ज़रूर रखें कि जब आप कोई स्पॉन्सरशिप में इंगेज हो रहे हैं तो आप इसके लिए डुअल वैल्यू क्रिएट करें कि आप अपने स्पॉन्सर के लिए भी एक तरह से एनेबलर बने। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेरा मेन क्वेश्चन ये था कि हु वाज़ योर मेंटर? तो आपने हु को एड्रेस नहीं किया। आपने बिल्कुल बिल्कुल, मैं अच्छा, आपको नाम अच्छा, बताती हूँ। देखें जी, मेरे जो सबसे बड़े स्पॉन्सर रहे हैं उनका नाम है टोनी गैरन। ओके, और वो टेलस में उन्होंने जो मेरा जो पहला ब्रेक था वो मुझे उनकी बदौलत मिला। मेरे ओके, लॉन्ग टर्म जो मेंटर रहे हैं उनका नाम है जेसन मैकडोनेल। वो इस ओके, वक्त जो हैं वो टेलस डिजिटल एक्सपीरियंस के सीईओ हैं। ओके, और उनसे मैंने बहुत सीखा है। अर्ली ऑन जिस वक्त मैं हायर हुई थी, पैम कार्निक जो मैंने जिक्र किया, जो एक मेरी वीपी थी, वो उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन माय अर्ली डेज करियर डेवलपमेंट। तो ये तो मेन है स्पॉन्सर्स। उसके अलावा आपकी इंस्पिरेशन भी होनी चाहिए। जैसे हमारी कंपनी में एक एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है ज़ैनल माउजी। ज़ैनल मेरी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। वो एक बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड फीमेल एग्जीक्यूटिव लीडर हैं टेलीकॉम टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में। हमारी कंपनी के जो सीईओ हैं डेरन एंटविट्सल, वो एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है हमारी सारी लीडरशिप टीम के लिए, हमारी कंपनी के लिए। आपकी जर्नी में कौन सी ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर लोगों को अभी तक नहीं पता? जो कि शायद आपने ज़्यादा शेयर ना की हो, या आपको कोई ऐसी बात जो कि ज़्यादातर लोग ना जानते हों? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई थिंक मेरी जर्नी इतनी ज़्यादा प्लान थी एंड आई एम एन ओपन बुक, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स एवरीबडी नोज। बट आपको एक चीज़ बताऊंगी, अब नॉट स्पेसिफिक टू जर्नी इन कनाडा, लेकिन जनरली मेरी लाइफ जहाँ पर पहुँची और जिस पाथ पर पहुँची जब मैं छोटी थी, इन माई टीन ईयर्स एंड अर्ली 20s, दिस वॉज नॉट द पाथ आई एनविजन्ड। तो बेसिकली आई थिंक मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मैंने पहले आपसे शेयर किया कि जब आप नए एक मुल्क में जाते हैं फ्लेक्सिबिलिटी कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। तो आई थिंक जहाँ पर मेरी लाइफ मुझे लेकर गई, तो जो दरवाज़ा खुला आई वेंट थ्रू इट। आई डिड नॉट वेट फॉर द राइट डोर टू ओपन। सो आई थिंक मैं ये बोलूँगी कि ये प्रॉबली बात शायद लोगों को इतनी नहीं पता हो और वो समझते हैं कि मैं इतनी ज़्यादा फोकस थी कि दैट्स वेयर आई वांटेड टू गो। लेकिन और ये अभी तक सही है कि मैं हमेशा जो है वो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं करती। जो अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है कि कैन बी द नेक्स्ट स्टेप और कैन लीड मी टू द नेक्स्ट स्टेप, मैं हमेशा उस अपॉर्चुनिटी को ले लेती हूँ। मुझे एक दफ़ा मेरे एक बॉस ने बहुत अच्छा एडवाइस किया था जब मैं एक मैनेजर से डायरेक्टर बनना चाहती थी और मैं वेट कर रही थी परफेक्ट डायरेक्टर रोल के लिए। तो उसने मुझे बेस्ट एडवाइस दी थी। उसने कहा था कि देखो, मूविंग अप इज़ मोर डिफ़िकल्ट, मूविंग हॉरिजॉन्टली इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट।
सो टेक द जंप, गो टू द नेक्स्ट लेवल, और उसके बाद लुक फॉर योर आइडियल रोल, और फिर वो मिलना आसान होगा। तो वो आई थिंक बहुत ही एक अच्छी एडवाइस थी। तो आई थिंक दैट इज़ प्रॉबली द ओनली थिंग कि वेयर माई लाइफ टुक मी वॉज नॉट द पाथ आई इन्विजन्ड प्रॉबली 30 years ago. लाइफ में कभी आपको ऐसा लगा कि किसी ऐसे मोमेंट पर कि नहीं, मुझे इससे ज़्यादा अपने इस करियर को परस्यू नहीं करना चाहिए, या शायद मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए नहीं हूँ, या कोई ऐसा पॉइंट जहाँ आप बिल्कुल डिमोटिवेट हो गए हो कि नहीं बस? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मैं एक्चुअली आई एम अ वेरी ग्रिटी एंड रिजिलियंट पर्सन, और आई ऑलवेज वांट टू विन, सो आई डोंट गिव अप वेरी इजीली। लेकिन आपसे एक ज़रूर जिक्र करूँगी कि एक दफ़ा एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, मैंने एक नया रोल लिया, और मैं जब उस रोल में गई तो मेरे अलावा वहाँ पूरे डिपार्टमेंट में कोई और फीमेल नहीं थी। तो वहाँ पर कुछ जो मेल टीम मेंबर्स या मेल लीडर्स थे, उनका बड़ा एग्रेसिव सा मेरे साथ थोड़ा सा बिहेवियर था। तो मैं घर आके एक दिन अपने हस्बैंड के साथ शेयर कर रही थी कि मुझे ऐसे लगता है कि वो मेरा असल ससुराल है और मैं जॉइंट फैमिली में रह रही हूँ उनके साथ। तो आई थिंक मोमेंटेरली फॉर अ फ्यू मंथ्स मुझे ऐसे लगा कि भाई ये मुश्किल है रास्ता। लेकिन फिर ये है कि जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि मैं एक बहुत रिजिलियंट और ग्रिटी हूँ पर्सन। तो आई थिंक उस चीज़ ने, नेचर ने हेल्प किया मुझे। थैंक यू सो मच शाज़िया साहिबा, आप हमारी महफिल में आई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर कमिंग एंड ऑनरिंग अस विद योर प्रेजेंस। और आपने जितनी भी चीज़ें बताई, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, और पाकिस्तान में स्पेशली लड़कियां आपको देखकर बहुत इंस्पायर होंगी। थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब हमें बुलाने के लिए। आप अपनी महफिल जमा के रखिए, आपकी महफिल में बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करती हूँ और बहुत बेताबी से आपकी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करती हूँ। आप वीडियो बनाते जाइए और ये ज्ञान बांटते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर कमिंग।